जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में। इस एक्ट को शुरू करने से पहले आप इसके बैकग्राउंड को जान लेंगे तो पिक्चर में क्लैरिटी ज्यादा बेहतर होगी। आप लोगों ने कई सारे एक्ट पढ़े होंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, then thereafter पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये जितने भी एक्ट आते थे 10 साल 20 साल के बाद क्यों आते थे? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में रूल कर रही थी ना, वो बहुत ही वाहियात तरीके से रूल कर रही थी। ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो उससे सेटिस्फाई नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। करप्शन चरम सीमा पर था। हर बार 10 मिलियन पाउंड 20 मिलियन पाउंड की कार होती थी इनको। लेकिन हद तो तब हो गई जब 1857 की क्रांति हुई। 1857 का रिवोल्ट हुआ। ठीक है, अंग्रेजों का छीछा लेदर हुआ, अंग्रेजों की पैंट गीली हुई। अंग्रेजों ने जैसे तैसे कर इस रिवोल्ट को क्रश किया। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ठीकरा किसी ना किसी के ऊपर तो फोड़ना था। इसीलिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब समय है हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बदलने का। अब समय है हिंदुस्तान में एक नए एक्ट को लाने का, एक नया गाजर लाने का। अब समय है ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से पूरी तरह वैनिश करने का और पूरा कंट्रोल क्राउन के अंडर लेने का। तो उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पैल्मरस्टोन। इनको नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस करना था 1858 का, मगर किसी इशू के कारण इनको रिजाइन करना पड़ा और इनकी जगह पर 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड स्टैनले इन्होंने एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहा गया। तो याद रखिएगा, 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड स्टैनले के द्वारा ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह डिक्लेयर किया गया कि अब एक नया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत कई सारे प्रोविजन बनाए गए हैं, कई सारे कानून नियम बनाए गए हैं, जिससे इंडिया को कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहला प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, जो मैं कहता आ रहा हूं, जो अंग्रेजों ने, मैंने कहा ना कि अंग्रेजों को यह ठीकरा फोड़ना था, अंग्रेजों को अपनी इज्जत बचानी थी। बिकॉज 1857 की क्रांति में हिंदुस्तानियों ने अच्छा मजा चखाया था। एबोलिशन ऑफ कंपनी रूल। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति, उसका पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ा किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। हिंदुस्तान से कंपनी रूल को पूरी तरह वैनिश कर दिया और कहा कि अब हिंदुस्तान में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन गए उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा क्राउन के अंडर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए थे। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर वो थे जो कि कमर्शियल अफेयर्स इंडिया में कंट्रोल करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो थे जो कि सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। इन सब को खत्म कर दिया गया। कंपनी रूल खत्म, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का, जिसके जनक थे लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म किया गया। इसके अलावा वो राजे रजवाड़े हिंदुस्तान के जो अंग्रेजी हुक्मरानों के नीचे काम करते थे, उनकी सुजर्निटी में काम करते थे, उनको थोड़ी बहुत आजादी दी गई। इसके अलावा हिंदुस्तानियों को प्लीज करने के लिए, ताकि हिंदुस्तानी दोबारा किसी तरह का रिवोल्ट ना करे, आजादी की मांग ना करें, इसीलिए कुछ दरवाजे ओपन कर दिए गए हिंदुस्तानियों के लिए कि आप भी गवर्नमेंट सर्विसेज में आ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की फट चुकी थी। अगला है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब एक सिंपल सा लॉजिक है। यह तो कह दिया गया कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, मगर वो तो ब्रिटेन में बैठा होगा ना। हिंदुस्तान में ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? तो द एक्ट प्रोवाइडेड द क्राउन विल गवर्न इंडिया डायरेक्टली थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कि क्राउन ऑन पेपर है, मगर हिंदुस्तान में क्राउन के द्वारा एक इंसान होगा जो नियुक्त किया जाएगा, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाएगा, जो कि डायरेक्टली पूरे के पूरे हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा और रिपोर्ट देगा किसको? क्राउन को।
The act provided the Crown will govern India directly through a Secretary of State for India who was to exercise the power which were being enjoyed by the Court of Directors and the Board of Control. जिस तरह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कहा गया था कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर जो बनाए गए हैं वो कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारी की सारी पावर किसको दे दी गई? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई, जो कि क्राउन के अंडर में काम करेगा हिंदुस्तान में, एक तरह के प्यादे के तौर पे काम करेगा हिंदुस्तान में। जितने भी सिविल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कमर्शियल अफेयर्स होंगे वो सब कुछ कंट्रोल करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। ही वॉज नाउ द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। बाय सिंपल से लॉजिक, पॉलिटिकल अफेयर संभालेगा तो पॉलिटिकल हेड तो होगा ही होगा। एंड ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया जाएगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही कोई बंदा होगा एंड वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, एक तरह का प्यादा। एंड लॉर्ड स्टैनले, वो लॉर्ड स्टैनले जिन्होंने 2 अगस्त 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ऑन द फ्लोर ऑफ ब्रिटेन पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस किया, उन्हीं को हिंदुस्तान का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नियुक्त किया गया। काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब देखो भैया, एक सिंपल सा लॉजिक है, देश में प्रधानमंत्री अकेले तो काम करता नहीं है, उसके साथ कैबिनेट काम करती है ना, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। उसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए एक काउंसिल बनाई गई। ये पूरी काउंसिल मिलकर काम करेगी, किनके लिए? अंग्रेजों के लिए, उन अंग्रेजों के लिए जो कि ब्रिटेन में बैठे हैं, जो कि इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हैं। एंड ये जो काउंसिल होगी इसमें 15 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 15 मेंबर्स में से 7 इलेक्टेड किए जाएंगे किसके द्वारा? कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। और रिमेनिंग जो 8 मेंबर होंगे उनको अपॉइंट करेगा कौन? क्राउन। एंड इसमें से 15 मेंबर में से आधे से ज्यादा नियुक्ति के 10 साल पहले, मतलब अपॉइंटमेंट के 10 साल पहले हिंदुस्तान में रहे हों, और अपॉइंटमेंट के 10 साल बाद भी ये हिंदुस्तान में रहेंगे। ये शर्त थी। मोर देन हाफ द मेंबर्स मस्ट हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 10 years एंड मस्ट नॉट हैव लेफ्ट द कंट्री मोर देन 10 years बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। इसके अलावा यह कहा गया कि इंडियन रेवेन्यू में से हर मेंबर को 1200 पाउंड दिए जाएंगे हर साल एज अ तनख्वाह के तौर पर। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होगा, जो कि लॉर्ड स्टैनले थे, उनके पास ये पावर है कि वो जब भी काउंसिल की मीटिंग होगी, इंडियन काउंसिल की मीटिंग होगी, तो उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। उसके पास वोट करने का अधिकार होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई टाई का केस आ जाए किसी मुद्दे पर, तो कास्टिंग वोट करने का अधिकार इसके पास होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास। जैसा कि आज लोकसभा में जो स्पीकर होता है उसके पास होता है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके पास होता है कास्टिंग वोट का अधिकार। And he was also empowered to send and receive secret messages and dispatches from Governor General and was not bound to communicate these to Indian Council। और गवर्नर जनरल के साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है वो सीक्रेट मैसेजेस को शेयर कर सकता है, ठीक है, उनको मैसेज भेज सकता है, उनसे सीक्रेट मैसेजेस रिसीव कर सकता है। और अगर वो चाहे तो इन मैसेजेस को, जो कि गवर्नर जनरल के साथ वो सीक्रेटली टॉक कर रखा गया, वो इंडियन काउंसिल के किसी भी मेंबर के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये उसके पास पावर है। ऐसा नहीं है कि हर बात इंडियन काउंसिल को बतानी है कि गवर्नर जनरल के साथ उसने क्या बात की है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। The Government of India Act 1858 established the control of British Parliament over the Indian affairs। सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी खत्म, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्टली कंट्रोल किया किसके ऊपर? इंडियन अफेयर्स के ऊपर। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कुड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रिगार्डिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसका कोई भी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सवाल पूछ सकता है। The right of appointment to important offices in India was also vested either in the Crown or in the Secretary of State of Indian
इंडिया इन काउंसिल, जितने भी हिंदुस्तान में इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनमें लोगों की भर्ती करने का जो अधिकार होगा या तो वो क्राउन को दिया गया, मतलब क्राउन के पास भी है, और अगर जरूरत पड़े तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वो भी ये चीज कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स में लोगों की। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हाईली सेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब इक्का दुक्का लोगों के हाथ में दे दिया गया। एंड देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विस अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके अलावा एक प्रावधान और था कि इंडियन सिविल सर्विस भी क्रिएट की जाए जो कि डायरेक्टली कंट्रोल में होगी किसके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के, जो कि इस वक्त कौन थे, लॉर्ड स्टैनले। चेंजेस इन ऑफिसेस ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। अब आप एक सवाल सोच रहे होंगे, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। अलग अलग होता तो कॉन्फ्लिक्ट होता, इसीलिए अंग्रेजों ने एक ही बंदे को नियुक्त किया था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये तो आप लोगों को पता ही, बता चुका हूं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होगा। वाइल हिज एजेंट इन इंडिया वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया। अच्छा, ये देखिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जैसे कि लॉर्ड स्टैनली, जो हिंदुस्तान में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही कोई एक मेंबर होगा, जो उस वक्त लॉर्ड स्टैनले था। इसके अलावा एक पोस्ट और थी गवर्नर जनरल की, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करेगा हिंदुस्तान में। Thus, Governor General worked as a representative of the British government, much like today's governor work as a representative of the President of India. आज के समय में जितने भी राज्य हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहां पर जो गवर्नर काम करते हैं, यहां पर जो राज्यपाल काम करते हैं, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं। ठीक उसी तरह उस दौर में जो गवर्नर जनरल था वो हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। एंड अलॉन्ग विद दिस अ न्यू ऑफिस ऑफ वाइसरॉय वॉज क्रिएटेड टू वर्क एज अ डिप्लोमैट टू पार्ले विद द प्रिंसली स्टेट। एंड जो राजे रजवाड़े थे, राजे रजवाड़ों के साथ बातचीत करने के लिए, राजे रजवाड़ों की मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, उसके लिए एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया था, वाइसरॉय। एंड वाइसरॉय वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो वाइसरॉय होगा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। वाइसरॉय और गवर्नर जनरल एक ही बंदा होता था, अलग अलग इसलिए नहीं रखा गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वाइसरॉय वॉज टू बी अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। वाइसरॉय भी आपका डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करेगा। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय इन इंडिया। लॉर्ड कैनिंग हिंदुस्तान के पहले वाइसरॉय नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, बाद में फिर आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म कर दी गई एंड वाइसरॉय को ही आपका सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत आप ये कह सकते हैं कि कंपनी को पूरी तरह बैनिश कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट लाई गई, उनकी काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने लगा, वाइसरॉय एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने लगा। दोनों का दोनों एक ही इंसान को बनाया जाता था। तो इतनी सी थी ये कहानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।